आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम माइंडफुलनेस के इतिहास की, इसके भूगोल की बात करेंगे। साथियों, यह बात करना जरूरी है ताकि जो इस प्रैक्टिस में नए हैं वे भी इसकी उपयोगिता को जान सके। वे जान सके कि यह बीज कितना पुराना है और इसने किस भांति से उन सभ्यताओं में, उन संस्कृतियों में योगदान दिया है और आज भी हमारे जीवन में यह एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथियों, तो यह जो बीज है यह सदियों सदियों पुराना है। यह बीज ईस्टर्न भूमि में एक पौधा बनता है, पेड़ बनता है, उस पर फूल लगते हैं, उस पर फल लगते हैं। और इस माइंडफुलनेस को जो ये पूर्वी लोग हैं वे इसको अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ इंक्वायरी के लिए, उस डिवाइन को, उस परमात्मा को अनुभूत करने के लिए, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग में लाते थे। तो हिंदुइज्म में तो योग एक महत्वपूर्ण दर्शन बन गया है जिसमें इस माइंडफुलनेस के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में माइंडफुल एक्शन और डिटैचमेंट के बारे में बार बार कहा है। तो यह इस भांति से हमें दर्शाता है कि माइंडफुलनेस इस भांति से उस समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए और उस डिवाइन से कनेक्शन के लिए, सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। साथियों, इस माइंडफुलनेस के द्वारा ही 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बन गए थे। उनकी शिक्षाओं में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस माइंडफुलनेस को हमारे जो जीवन की जो समस्याएं होती है उसमें हम कैसे अप्लाई करें, हम अपनी समस्याओं के कारणों को, अपने दुखों के कारणों को किस भांति से समझें, अपने माइंड के काम करने के तरीके को, उसकी नेचर को किस भांति समझें, उन्होंने इस सब को माइंडफुलनेस के द्वारा जोड़ दिया। और उनका सती प्रथम सूत्र है जिसमें बहुत डिटेल से कि हम प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को किस भांति से बनाकर रखें, अपने मन में चलते विचारों के प्रति किस भांति से अवेयर रहे, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपनी फिजिकल सेंसेशन के बारे में किस भांति से हम अवेयर है। ये सब पूरी टेक्निक, पूरी डिटेल्स के साथ इस सती प्रथम सूत्र में वर्णित है। और यह जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है उनकी शिक्षाओं का हिस्सा बना है ताकि हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, सेल्फ इंक्वायरी कर सकें। जो हमारे अंदर एक ईगो का एक इल्यूजन होता है, जो अटैचमेंट का इल्यूजन होता है, हम उससे दूर हट सके। इसलिए यह उनकी शिक्षाओं का एक मूल सार है। साथियों, यह जो पुष्प की जो सुगंध है, ये जो फूल और ये फल है, ये चारों दिशाओं में फैले और पूरे एशिया को इसने अपनी सुगंध से ढक लिया। तो उस समय जो भी संस्कृतियां, सभ्यताएं थी, उनके टीचर्स थे, गुरु थे, उन्होंने इस माइंडफुलनेस की उपयोगिता को जानकर अपनी शिक्षाओं में शामिल किया। जैसे यदि हम बात करें ताओइस्ट की, तो उनकी जो फिलॉसफी है उसमें वे इस प्रकृति के साथ एक फ्लो में रहने की बात कहते हैं। वे वही उनका एक सिद्धांत है, एक दर्शन है। उसमें वे अपनी लाइफ को इस नेचर की रिदम के साथ एक अवेयरनेस के माध्यम से एक करने की बात कहते हैं। माइंडफुल होकर अपने जीवन को इस नेचर की रिदम के साथ एक होने की बात कहते हैं। और इतना ही नहीं, जो सूफिज्म है, इस्लाम की जो एक मिस्टिकल ब्रांच है सूफिज्म, उसमें भी वे उस परमात्मा की अनुभूति के लिए
जिक्र द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड के रूप में इस माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, ताकि वे भी अपनी ईगो को डाइल्यूट कर सके और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। वे उस परमात्मा की अनुभूति के लिए इस माइंडफुलनेस का उपयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, यह जो इसकी सुगंध है, जो इसके फल है, अब पूर्वी देश से पश्चिम की तरफ भी जा पहुंचे। जो डीटी सुजुकी और एलन वत्स है, उन्होंने यहाँ की जो हमारी टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स को ट्रांसलेट किया और वहां के लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने भी इस माइंडफुलनेस की उपयोगिता को जांचा, परखा और अपने जीवन में उतार लिया। 20वीं सेंचुरी में जॉन काबट जिन, उन्होंने तो क्लिनिकल सेटअप के अंदर बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीजों को ठीक करने में इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को अपनाया। उन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से जो उनके पेशेंट थे, जो उनके मरीज थे, उनके स्ट्रेस को, उनके डिसऑर्डर को दूर करने में इसकी हेल्प ली। और जब यह साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा बना तो इसके बहुत से अलग अलग भांति से और उपयोग हुए, जैसे माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इसको भी उन्होंने क्लिनिकल सेटअप के अंदर इस माइंडफुलनेस का यूज करते हुए इसका उपयोग किया। और जब न्यूरो साइंटिस्ट इस दिशा में खोज करते हैं तो वे जान पाते हैं कि किस भांति से यह माइंडफुलनेस हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर को, हमारे न्यूरल पाथवे को किस भांति से पॉजिटिवली रूप से चेंज कर सकता है, किस भांति से यह हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है। तो जब यह हमारा जो पूर्वी अनुभव साइंटिफिक रिसर्च के साथ जब इसका एक मेल हुआ, तो यह अब केवल कल्चर की बात या रिलीजन की बात नहीं रह गई है, यह अब हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन गई है। अब तो इसको स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, वर्क प्लेस में एक अंग के रूप में, एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में वहां इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि हम अपने इस कॉम्प्लेक्स जीवन में जो हमारे स्ट्रेस होते हैं उनको हम दूर कर पाए, हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाए, हम पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल कनेक्शन, और न केवल स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो सोशल कनेक्शन होते हैं उनको भी और ज्यादा मजबूत कर पाए और इस अस्तित्व से, इस समाज से ज्यादा बेटर तरीके से डीपली कनेक्ट हो पाए। इस भांति से यह माइंडफुलनेस हमारी अवेयरनेस को बढ़ाकर हमारी पीस को और ज्यादा गहरा करने में हमारी बहुत ही बारीकी से गहरी सतहों पर हमें योगदान दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके योगदान को जब इस भांति से देखोगे कि किस भांति से यह हमारी पर्सनल ग्रोथ में, हमारी अटेंशन में, हमारी अवेयरनेस में, हमारे कनेक्शन में, हमारे रिलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप इस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समझेंगे तो आप अवश्य ही इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जो वह फल है, जो इसका जो पुष्प की जो सुगंध है, वह जीवन में उतर आएगी। उम्मीद करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का हमेशा बने रहने के लिए बहुत बहुत